नमस्कार। आज हम इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया था। अगर इस स्कैम की साइज के बारे में बात करें तो ये स्कैम करीब 32 करोड़ का था। वो शख्स जो कभी रेलवे स्टेशन पर फ्रूट बेचने का काम करता था, उसने इतना बड़ा स्कैम किया था। ये जानकर कितनी हैरानी होती है। तो आज हम इसी स्कैम के बारे में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि किस तरह से इस स्कैम को किया गया। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम अब्दुल कलीम तेलगी के किए हुए स्टैम्प पेपर घोटाले के बारे में बात करने वाले हैं। अब्दुल कलीम तेलगी रेलवे के क्लास 4 ऑफिसर के बेटे थे। उनके पिता बड़े सिंसियरली हार्ड वर्किंग से अपना काम कर रहे थे। अपनी जॉब की वजह से उनकी पूरी फैमिली को खानापुर, जो कि कर्नाटक के बेलगाव डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। फिर वहाँ पर ही अब्दुल कलीम तेलगी पले बढ़े। जब अब्दुल कलीम तेलगी की उम्र 7-8 साल थी, तभी उनके पिता की डायबिटीज और अन्य बीमारियों से मौत हुई। अब्दुल कलीम तेलगी के और भी 2 भाई थे, अब्दुल रहीम और अब्दुल अजीम। अपने पिता की डेथ के बाद ये तीनों भाई खानापुर के रेलवे स्टेशन पर जाकर फ्रूट्स बेचते थे। उस टाइम खानापुर रेलवे स्टेशन पर 10-12 बस रुका करती थी, जिनके भरोसे उनकी रोजी रोटी चल रही थी। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद अब्दुल कलीम तेलगी ने बेलगाव के गोप्टे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की डिग्री ली। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जॉब ढूंढने लगा। शुरुआत के दिनों में कुछ टाइम उसे जॉब ढूंढने में डिफिकल्टीज आने लगी। तभी उसको पता चला कि मुंबई में जॉब्स की कोई कमी नहीं है। तब वो सीधा मुंबई चला गया और वहाँ पर जाते ही वहाँ पर उसे फिलिक्स इंडिया नाम की कंपनी सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब मिल गया। लेकिन टारगेट अचीव न करने की वजह से और अच्छा परफॉर्म न करने की वजह से उसे वो जॉब खोनी पड़ी। उसके बाद उसने दूसरी जॉब पकड़ ली। उसे साउथ मुंबई के किशन गेस्ट हाउस में मैनेजर की जॉब मिल गई। वहाँ पर कुछ टाइम जॉब करने के बाद अब्दुल कलीम तेलगी पैसे कमाने के लिए मिडिल ईस्ट जाना चाहता था। उसे पता चला था कि मिडिल ईस्ट जाकर काफी सारा पैसा कमाया जा सकता है। इसीलिए 1986 में वो सऊदी अरेबिया चला गया और वहाँ जाकर उसने कुछ साल जॉब की। वहाँ पर भी उसे कई सारी जॉब्स छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। जब उसे पता चला कि यहाँ पर अपना कुछ हो नहीं रहा है, वो फिर से मुंबई लौट आया और यहीं से ही उसकी स्कैम की जर्नी शुरू हुई। अब्दुल कलीम तेलगी शुरुआत से ही क्विक मनी में इंटरेस्टेड था। मेहनत मशक्कत की कमाई की बजाय शॉर्टकट से की हुई कमाई में ज्यादा इंटरेस्ट था। वो अलग अलग तरीके ढूंढने लगा, जिससे कि वो बहुत सारा पैसा कमा सके। उसने देखा था कि कई सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो लोगों के फेक पासपोर्ट्स और वीजा बनाते हैं और उसी के जरिए वो काफी सारा पैसा कमा लेते हैं। उन बिजनेसेस को देखकर उसे भी लगा कि मैं भी ये काम शुरू कर लेता हूँ, फिर मैं भी बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। और इसी के जरिए उसने अरेबियन मेट्रो ट्रेवल नाम की कंपनी शुरू की। कई सारे लोग जो मिडिल ईस्ट कंट्री में जाना चाहते थे, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे। कई सारे लोग वो भी थे जो इन चीजों के लिए एलिजिबल भी नहीं थे। तो अब्दुल कलीम उनकी डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करके मेक श्योर करता था कि वो बड़े आसानी से इमिग्रेशन क्लियरेंस कर पाए। कुछ सालों तक तो वो यही सब करता रहा और उसके चलते उसने काफी सारा पैसा भी कमा लिया। लेकिन एक बार इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके चलते उसे जेल जाना पड़ा। इमिग्रेशन एक्ट के तहत चीटिंग के मामले में उसे कुछ टाइम तक जेल में रखा गया और यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिससे अब्दुल कलीम तेलगी के फ्रॉड के इरादे और भी ज्यादा मजबूत हो गए। जैसे कि हमें पता है कि जेल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्रिमिनल माइंडेड लोग एक जगह पर आते हैं, फिर वो अपनी स्टोरीज और आगे के प्लान एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कई बार तो यहीं पर ही उनकी टीम बनना शुरू हो जाती है, कोलैबोरेशन होते हैं और आगे चलकर बड़ा कुछ फ्रॉड और इलीगल थिंग्स भी एग्जीक्यूट करते हैं। जिस जेल में अब्दुल कलीम तेलगी था, उसी जेल में एक और भी मुजरिम था, जिसका नाम था रतन सोनी। रतन सोनी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डील्स करता था और उसी से रिलेटेड एक फ्रॉड में उसे अरेस्ट कर लिया गया था। रतन सोनी रेगुलर क्राइम करता था, वही अब्दुल कलीम तेलगी फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुआ था। इसीलिए वहाँ पर जो पुराने मुजरिम थे, वो अब्दुल कलीम तेलगी को गाइड करने लगे। वहाँ पर रतन सोनी ने अब्दुल कलीम तेलगी को कहा कि अगर तुम्हें क्राइम ही करना है तो बड़ा क्राइम करो, छोटे मोटे क्राइम में मत फंसो। साथ ही में उसने तेलगी को एक फ्रॉड की आइडिया भी दी। उसने बताया कि गवर्नमेंट का जो स्टैम्प पेपर ऑफिस है, उसके ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पर किसी की भी ज्यादा नजर नहीं जाती। अगर हम नकली स्टैम्प पेपर बनाना शुरू कर दें तो कोई ये पता भी नहीं कर पाएगा कि स्टैम्प पेपर असली है या फिर नकली। और इंडिया में स्टैम्प पेपर का यूज भी बहुत सारी जगह पर किया जाता है, इसीलिए हम इस फ्रॉड को एक अलग ही लेवल पर कर सकते हैं और बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। तो जेल से छूटने के बाद तुरंत रतन सोनी
और अब्दुल कलीम तेलगी दोनों ही इस स्कैम पर काम करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों को ही पता था कि अगर हमें इस तरह का स्कैम करना है कि बहुत बड़े वॉल्यूम पे रहेगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पॉलिटिशियंस की मदद लेनी होगी, साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे भी मदद लेनी होगी। वहाँ पर हमें अच्छे कनेक्शंस बनाने होंगे, साथ ही सही टाइम पर सही जेब में पैसे भी डालने होंगे। उन्होंने पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा अंडरवर्ल्ड से लोगों से भी कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 1994 में स्टैम्प पेंटिंग का लाइसेंस लिया, ताकि जब वो फेक स्टैम्प पेपर बेचना शुरू करे तो उन पर कोई डाउट भी ना ले सके। नासिक में इंडियन गवर्नमेंट की इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है, जहाँ पर ये स्टैम्प पेपर प्रिंट होते थे। जहाँ पर इनकी मशीनरी जंप हो जाती थी यानी काम करना बंद कर देती थी, तब उसको ऑप्शन कर दिया जाता था या फिर उसे बंगाल में बेच दिया जाता था। तो अब्दुल कलीम तेलगी ने वहाँ पर ऑप्शन में जाकर उन मशीनरीज को खरीदना शुरू कर दिया। साथ ही इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के कुछ लोगों से कॉन्टेक्ट बनाकर वहाँ पर प्रिंटिंग के लिए ड्राई और उसके जरूरी पेपर्स और जो बाकी चीजें हैं वो उनसे लेना शुरू किया, ताकि वो वैसा के वैसा स्टैम्प पेपर डुप्लीकेट बना सके। तो अब्दुल कलीम तेलगी के पास वही इंस्ट्रूमेंट थे, वही टेक्नोलॉजी थी जो कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के पास थी। यानी कि जो स्टैम्प पेपर वो प्रिंट कर रहा था वो एग्जैक्ट सेम थे। बस फर्क ये था कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में स्टैम्प पेपर प्रिंट किए जा रहे थे जो कि गवर्नमेंट प्रिंट कर रही थी, और यहाँ पर अब्दुल कलीम तेलगी प्रिंट कर रहा था। इसी से जब ये अब्दुल कलीम तेलगी फेक स्टैम्प पेपर बेचने लगा, तब ये पता करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया कि वो स्टैम्प पेपर असली है या नहीं। वो स्टैम्प पेपर फ्रॉड ही नहीं, वो इसके साथ और भी अलग अलग फ्रॉड्स के ऊपर काम कर रहा था, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड। लेकिन जब स्टैम्प पेपर फ्रॉड की साइज बढ़ने लगी, उसे इस फ्रॉड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखा, तो उसके जो साइड फ्रॉड्स है धीरे धीरे बंद कर दिए और कम्प्लीटली इसी फ्रॉड पर फोकस किया। आगे चलकर इसी की वजह से रतन सोनी और अब्दुल कलीम तेलगी सेपरेट हो गए और अब्दुल कलीम तेलगी अपनी स्टैम्प फ्रॉड को एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाने लगा। उसने फेक स्टैम्प पेपर्स, नॉन जुडिशियल स्टैम्प रेवेन्यू स्टैम्प्स, नोटरियल स्टैम्प्स, ब्रोकर नोट्स, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इंश्योर एजेंसी स्टैम्प्स, इन सभी के डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिया था और इसे ही वो वॉल्यूम के साथ बेचने भी लगा। अपने इस स्कैम को बड़े लेवल पर चलाने के लिए इसने करीब 350 एजेंट्स हायर किए थे। उन एजेंट्स के जरिए वो अपनी ये फेक स्टैम्प्स पेपर्स वॉल्यूम में बेचने लगा। उसने बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक ब्रोकर फिर्म और बाकी भी बिजनेसेस को पल में अपने फेक स्टैम्प पेपर्स बेच दिए थे। वो अपनी स्टैम्प पेपर्स डिस्काउंट में बेचता था और बिजनेसेस को लगता था कि ये स्टैम्प पेपर असली हैं, लेकिन इन लोगों ने कहीं से ये स्टैम्प पेपर चुरा लिए होंगे और इसीलिए वो इस स्टैम्प पेपर को डिस्काउंट में दे रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे बिजनेसेस डायरेक्टली उससे अप्रोच करके भी स्टैम्प पेपर्स लेने लगे। अब्दुल कलीम तेलगी को पता था अगर उसे अपने इस फ्रॉड को अलग लेवल पर ले जाना है, जो असली स्टैम्प पेपर्स है उनका मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करना होगा। तो इसीलिए वो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस के साथ मिली भगत करके जो असली स्टैम्प पेपर्स हैं उन्हें फेक एड्रेसेस पर भिजवाने के लिए बोलता था, जिसके चलते बहुत सारे असली स्टैम्प पेपर्स गलत एड्रेस पर जाके पड़े रहते थे। तो उसने ये मेक श्योर किया था मार्केट में किसी भी हालत में असली स्टैम्प पेपर का शॉर्टेज क्रिएट होना चाहिए। अपने इस स्टैम्प पेपर फ्रॉड को अब्दुल कलीम तेलगी बहुत जल्दी से स्प्रेड करने लगा। उसने अपने इस फेक स्टैम्प पेपर्स को 18 स्टेट्स में स्प्रेड कर दिया। दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन। उसने 32,000 करोड़ के फेक स्टैम्प पेपर्स बेच दिए। फ्रॉड से कमाए हुए पैसों से वो अय्याशी करने लगा और लाखों करोड़ों रुपए तो बस बाहर में जाके उड़ाने लगा। लेकिन फिर साल 2000 में कुछ हादसा हुआ जिससे अब्दुल कलीम तेलगी का ये स्टैम्प पेपर्स का फ्रॉड बाहर आया। साल 2000 में बेंगलुरु पुलिस को ये टिप मिली कि 2 लोग फेक स्टैम्प पेपर्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने उस टिप्स के बेसिस पर वहाँ पर जाकर छापा मारा। उस छापे में जो फेक स्टैम्प पेपर्स पकड़े गए थे वो सारे जैसे कि तैसे रियल स्टैम्प पेपर्स की तरह थे। जब जाकर पुलिस को भी पता चल गया कि ये काफी बड़ा स्कैम हो सकता है, इसीलिए उन्होंने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। शुरू में तो उन लोगों ने कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में वो सारी बातें बताने लगे, जिसमें एक नाम था अब्दुल कलीम तेलगी का। पुलिस ने तुरंत अब्दुल कलीम तेलगी के फोन को टैप करना शुरू किया, जिससे पुलिस को पता चला कि अब्दुल कलीम तेलगी ही इसमें मेन प्लेयर है। उन्होंने तुरंत इसे ढूंढना शुरू किया। जब उसे ढूंढना शुरू किया तो उसे पता चला कि अब्दुल कलीम तेलगी भाग गया है, वो कहीं पर भी मिल नहीं रहा है। फिर कुछ दिनों बाद अगेन पुलिस को ये टिप मिली कि वो अजमेर जा रहा है और फिर पुलिस ने वहाँ जाकर उसे अरेस्ट कर लिया। अब्दुल कलीम तेलगी के इस पूरे मामले की छानबीन करने के बाद उसे पता चला कि ये काफी बड़ा स्कैम है, जिसके बाद SIT दैट इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की गई और फिर SIT ने इसकी आगे की इंक्वायरी शुरू की। SIT ने देखा कि अब्दुल कलीम
कलीम तेलगी 1994 से ये स्कैम कर रहा है और उसने बहुत बड़ी मात्रा में फेक स्टैम्प पेपर फैला दिए हैं। कुछ एरियाज में तो ऐसी कंडीशन थी कि वहाँ पे फेक स्टैम्प पेपर्स ज्यादा थे और असली कम, लेकिन लोगों को तो पता ही नहीं था कि उनके खरीदे हुए स्टैम्प पेपर फेक हैं। SIT इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि इस स्कैम से अब्दुल कलीम तेलगी ने बहुत सारा पैसा कमाया है और देश भर में उसने 40 से करीब प्रॉपर्टीज भी खरीद ली। SIT ने इस इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें उन्होंने बताया कि इस केस में नासिक की जो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है उसके कुछ ऑफिशियल्स भी जुड़े हैं, जिन्होंने अब्दुल कलीम को स्टैम्प पेपर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और डिवाइस प्रोवाइड किए, लेकिन इसके बावजूद भी उन ऑफिसर्स पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे मामले की छानबीन के बाद कई सारे पॉलिटिशियंस के नाम भी सामने आए, जिसमें से एक अनिल गोटे थे, जो कि तब समाजवादी जनता पार्टी के नेता थे। इस पूरे मामले को लेकर अनिल गोटे को 4 साल की सजा भी हुई थी, लेकिन बाद पे उनके ऊपर लगाए गए आरोप को हटाया भी गया था। जब अब्दुल कलीम तेलगी की नार्को टेस्ट हुई तब उसने अलग अलग पॉलिटिशियंस के नाम लिए थे, जैसे कि NCP के शरद पवार। लेकिन इस नार्को टेस्ट को भी लेकर बाद में बहुत ज्यादा बवाल मचा। कई सारे अथॉरिटीज ने कहा कि जब ये नार्को टेस्ट हुई थी तब अब्दुल कलीम तेलगी होश में था। इस केस में कई सारे पुलिस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे। जब अब्दुल कलीम तेलगी को अरेस्ट किया गया था तब मुंबई के इंस्पेक्टर ने कहा कि हम अब्दुल कलीम तेलगी के फ्लैट की तलाशी लेने उसे साथ ले जा रहे हैं। फिर बाद में पाया गया कि अब्दुल कलीम तेलगी उन पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मिलकर आराम कर रहा है और साथ ही साथ मजे कर रहा है। पैसे देकर लगभग उसने सभी को अपना कर लिया था। जब इस मामले की छानबीन चल रही थी तब पुलिस इंस्पेक्टर प्रसाद काकड़े की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई और बाद में ये पूरा मामला SIT से CBI को ट्रांसफर किया गया और उसके बाद ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। फिर साल 2006 में कोर्ट ने तेलगी को 30 साल की सजा सुनाई, साथ ही 202 करोड़ का फाइन भी लगाया। ये फाइन किसी मुजरिम पे लगाए हुए वन ऑफ द हाईएस्ट फाइन में से एक था। साथ ही अब्दुल कलीम के जो साथी है उन्हें भी कोर्ट ने सजा सुनाई। बाद में अब्दुल कलीम तेलगी की 30 साल की सजा कम करके 13 साल की कर दी। अपनी सजा काटते काटते 2017 में अब्दुल कलीम की डेथ हो गई। उसकी डेथ को भी लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। कई सारी बातें सामने आई कि अब्दुल कलीम तेलगी को हर्षद मेहता की तरह ही जेल में ही मार दिया गया ताकि इस मामले में जुड़े बाकी लोगों के नाम सामने न आए, क्योंकि हर्षद मेहता और अब्दुल कलीम तेलगी के स्कैम में दोनों ही मामले में सिमिलैरिटीज थी। दोनों ने कुछ पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के नाम लिए थे और दोनों की मौत जेल में ही हुई है। अब्दुल कलीम तेलगी का कहना था कि वो इस पूरे मामले में बहुत ही छोटा सा प्लेयर है और इसमें ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनका इस पूरे स्कैम में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आगे वो कभी सामने ही नहीं आए। बाद में उसकी डेथ के बाद नासिक कोर्ट ने इस स्टैम्प पेपर के सारे आरोपियों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया, जिसके बाद तेलगी पर लगे सारे आरोपों को हटा दिया गया। तेलगी की डेथ के बाद ये पूरा मामला ही खत्म हो गया। तो ये था अब्दुल कलीम तेलगी का पूरा स्कैम। और वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।